9 बज गए हैं। नमस्कार, सुबह 9 बजे लेकर मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में भव्य स्वागत। दिग्गज कंपनियों के सीईओ से आज मुलाकात का कार्यक्रम। भारत आयरलैंड में सीधी विमान सेवा पर सहमति। टिकट कटने से नाराज रामधनी सिंह का नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा। समाजवादी पार्टी पहले दौर के लिए 229 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। एनआरएचएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की यूपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की 200 करोड़ की संपत्ति। वित्तीय हेराफेरी के मामले में जेल में है बंद। सरकारी नीति और फैसलों पर असहमति को भी महत्व देने पर उपराष्ट्रपति का जोर। ग्वालियर में राम मनोहर लोहिया लेक्चर में राजनीतिक पार्टियों में घटती सहनशीलता पर जताई चिंता। मंगल ग्रह पर मंगलयान का 1 साल पूरा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अहम उपलब्धि। इसरो के मुताबिक पर्याप्त ईंधन के चलते कई साल तक करेगा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड की यात्रा पूरी करके आज सुबह न्यूयॉर्क पहुंच गए। उनका आज बड़ी कंपनियों से सीईओ से मुलाकात का कार्यक्रम है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कल संयुक्त राष्ट्र की 70वीं सालगिरह समारोह में शामिल होंगे। वो राष्ट्रपति से 28 सितंबर को राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा डिजिटल इंडिया को लेकर वो फेसबुक और गूगल के ऑफिस का भी दौरा करेंगे। आज सुबह करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री का विशेष विमान न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद वो अपने होटल के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री आज शाम को कई बड़ी कंपनियों के दिग्गजों के साथ डिनर करेंगे। Very important dinner with some of the top Fortune 500 CEOs. And the ambassador will give you more details of that, but this is going to be a major push for the Make in India program. प्रधानमंत्री कल कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 25th, there is a meeting. There are some bilateral meetings. Some of them are still in the process of being worked out. I'll just give you the details of those which have already been confirmed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक और गूगल के ऑफिस में भी जाएंगे, जहां वो डिजिटल इंडिया के विस्तार के बारे में बात करेंगे। इसके बाद 28 सितंबर को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी और फिर वो संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और आयरलैंड दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवाएं शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस सहमति के बाद दोनों के बीच न सिर्फ व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे, बल्कि पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। भारत और आयरलैंड के बीच कई अहम मुद्दों पर भी सहमति बनी है। आयरलैंड की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देने की एक शुभ शुरुआत हुई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच आपसी और बहुपक्षीय मुद्दों पर सकारात्मक बात हुई। जैव प्रौद्योगिकी, औषधि, कृषि और स्वच्छ ऊर्जा जैसे अहम मसलों पर दोनों देशों में आपसी सहमति बनी। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए उन्होंने आयरलैंड से समर्थन मांगा है। I sought Ireland's support for the reforms of the UN Security Council within the fixed time frame, in particular for successful conclusion of intergovernmental negotiations. आयरलैंड ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मामले में भारत को समर्थन देने का वादा किया है। We also discussed the question of the reform of the United Nations, the Security Council. We recognise that changes that take place there, on the one hand, should not diminish the opportunity of small countries to sit on the Security Council. वहीं आयरलैंड में भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। मंच पर जब संस्कृत में श्लोक पढ़े गए तो प्रधानमंत्री अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां मौजूद भारतीयों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि 21वीं सदी एशिया की है और इसमें भारत की भूमिका अहम है। भारत नौजवान है, भारत नौजवानों का है और भारत
नौजवानों की ताकत पर बनने वाला है। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने एनआरएचएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती के कभी करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा की करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी ने अपनी कुर्की आदेश में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कुशवाहा ने स्वास्थ्य योजना के लिए निजी कंपनियों के ठेके में हेरफेर करने में मदद की। ये कुर्की धन शोधन निरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। इससे पहले ईडी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कथित वित्तीय हेराफेरी की जांच के लिए कुशवाहा और अन्य के खिलाफ 14 अलग अलग मामले भी दर्ज किए थे। और अब कुछ अहम खबरें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। बिहार में आज पहले दौर के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस दौर में 629 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। वहीं दूसरे दौर के लिए अब तक 62 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन के मुताबिक पूरे राज्य में चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 9 मामले भी दर्ज हुए हैं। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन का काम बुधवार को पूरा हो गया। नामांकन के आखिरी दिन सबसे ज्यादा 381 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम तिथि आज था। आज कुल 381 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। कुल मिला के फर्स्ट फेज का 629 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 26 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें हैं। इनमें 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सेकेंड फेज का आज कुल 47 नॉमिनेशंस फाइल हुआ है। कुल मिला के अभी तक सेकेंड फेज में 62 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। ज्यादातर पार्टियों ने दूसरे दौर की सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके चलते नामांकन का काम तेज हो गया। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए 28 सितंबर तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। 29 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ एकजुट महागठबंधन ने कल अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। पटना में मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के 242 उम्मीदवारों का ऐलान किया। नीतीश कुमार के मुताबिक महागठबंधन के सीट बंटवारे में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाकी एक सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा 1-2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। बिहार में एकजुट महागठबंधन ने बुधवार को मैदान में अपने चुनावी चेहरे उतार दिए। एक सीट को छोड़ सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। SC ST के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। उन्होंने आरक्षण विवाद पर भी बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, एक एलिट कमेटी हो, उसके हाथ में यह हो किसको आरक्षण मिले और कब तक आरक्षण मिले। देखिए कितने खतरनाक विचार। उधर बीजेपी ने एक बार फिर साफ किया है कि वो आरक्षण नीति के समर्थन में है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता, लेकिन उसको और मजबूत करना चाहते। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और नालंदा जिले की राजगीर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। ये सीट जेडीयू के खाते में है, जिसके लिए उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी। महागठबंधन में आपसी सहमति के मुताबिक 243 सीटों में आरजेडी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने मंत्री पद और जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी परंपरागत सीट रोहतास जिले के करगहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने इस सीट से रामधनी की बजाय वशिष्ठ सिंह को टिकट दिया है। इनके अलावा टिकट कटने से नाराज आरजेडी और जेडीयू के कई दूसरे नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। देश में डेंगू के बढ़ते मामलों से लोगों में दहशत है। बारे में सही जानकारियों से लोगों को रूबरू कराने के लिए दिल्ली के एम्स में कल एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टरों ने इस रोग से जुड़ी जानकारियों को लोगों के साथ साझा किया। इस बीच दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। दिल्ली समेत पूरे देश में डेंगू से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन ब दिन इससे पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों से जहां लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं प्रशासन और डॉक्टरों के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने इस रोग से जुड़ी जानकारियां लोगों से साझा की। We have said that 27,000 dengue cases have been so far picked up. That just says that these many cases have been confirmed dengue. And the proportion of people who have died even this year are less than previous years. That is also true. डॉक्टरों के मुताबिक डेंगू वायरस जनित बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर गंदे पानी की बजाय साफ पानी में ही पनपता है, इसलिए घर के अंदर या घर के आसपास पानी ना जमने देने की सलाह दी गई। तो हमने ऑर्गेनाइज किया पब्लिक लेक्चर तो मेक पीपल मोर अवेयर, कि वो उनको ज़्यादा जागरूकता हो और वो समझें बात को कि इस बीमारी में मेडिकल कॉलेजेस में या टर्शियरी केयर सेंटर में उनको ओवरलोड ना करें, लैब फैसिलिटीज़ को भी ओवरलोड ना करें। 2013 में सबसे ज्यादा 5,500 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 2014 में 995 लोग डेंगू का शिकार हुए। इस साल सितंबर में ही मरीजों की तादाद 3,791 से ज्यादा हो चुकी है। सरकार हालात से निपटने की हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है। कर्नाटक में इस साल अब तक 3,586, जबकि केरल में 2,985, तमिलनाडु में 2,343, वहीं आंध्र प्रदेश में 1,633 और अरुणाचल प्रदेश में 1,720 डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और डेंगू के बाद दिल्ली में अब स्वाइन फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। सरकार का दावा है कि इससे निपटने की सभी तैयारियां पूरी हैं। जानकारों का कहना है कि डेंगू के नाम पर अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद दूसरी बीमारियों की वजह भी बनती है। दिल्ली वालों के लिए स्वाइन फ्लू नई मुसीबत बन सकता है। एनसीआर में ये बीमारी बदलते मौसम के साथ हर साल दस्तक देती है। तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने के साथ स्वाइन फ्लू अपना असर दिखाने लगता है। स्वाइन फ्लू में एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक से दूसरे से फैलता है। मच्छर काटने से कुछ संबंध नहीं है। ये सिर्फ यदि आप दो लोग आपस में आसपास बैठते हैं तो उनसे द्वारा हो सकता है। खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से। यदि आपके हाथ गंदे हों और उसमें स्वाइन फ्लू हो तो दूसरे को बहुत जल्दी फैल जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, मधुमेह पीड़ितों, गुर्दा और कैंसर रोगियों के साथ गर्भवती महिलाओं को रहता है। सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार आने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। हमेशा मुंह ढककर खांसना चाहिए। खाना खाने पर हाथ जरूर धोना चाहिए। स्वाइन फ्लू इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हाथ मिलाने, खांसी और छींकने से इसके वायरस फैलते हैं। हमारे पास स्वाइन फ्लू की 1 लाख से ज़्यादा दवाई आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध है और जिसकी एक्सपायरी 2018 में है। पिछले साल दिल्ली में साल 2009 के बाद स्वाइन फ्लू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए थे। 2014 में 4,000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए और इनमें से 12 की मौत भी हो गई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे मराठी फिल्म कोर्ट करेगी ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। आप धर्म बदल सकते हो बेशक, लेकिन जात नहीं बदल सकते। कौन इलाका है देश का जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं है?
चुनौती जो है इसमें मजा हमको आ रहा है कि इस समय सामने है भारत सरकार। आने वाली जो भविष्य है उसका राह और रास्ता यहाँ से निकलेगा। जब हमसे नहीं निभी तो वहाँ निभेगी नहीं, और जब नहीं निभेगी तो नतीजे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए खास मुलाकात शरद यादव के साथ गुरुवार दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। आध्यात्मिक गुरु दयानंद सरस्वती का कल रात निधन हो गया। वो 88 साल के थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उन्होंने अंतिम सांस ली। दयानंद सरस्वती लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। तबीयत खराब होने की खबर सुनकर प्रधानमंत्री उनका हालचाल लेने गए थे। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा शोक जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी के फरार विधायक सोमनाथ भारती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को शर्मिंदगी की वजह बताते हुए उन्हें सरेंडर करने की सलाह दी है। उधर भारती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। घरेलू हिंसा के आरोपों में गिरफ्तारी से भाग रहे सोमनाथ भारती पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ ही दी। केजरीवाल ने ट्वीट करके भारती को पुलिस के सामने पेश होने की सलाह दी। उन्होंने अपने विधायक से पूछा कि आखिर वो जेल जाने से इतना डर क्यों रहे हैं। हम अभी भी इस बात को कहते हैं कि सोमनाथ भारती जी अगर आप इनोसेंट है जैसा कि आप कहते हैं और पार्टी इस बात को कहीं ना कहीं मानती है, तो आप खुलकर सामने आइए। आप गिरफ्तारी से बिल्कुल मत डरिए, आप अपना पक्ष रखिए। विपक्षी दलों ने सोमनाथ भारती के बहाने आम आदमी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। फर्जी कानूनी डिग्री वाले कानून मंत्री थे, उनके ऊपर जो है चार्जशीट तक फाइल अब होने वाली है, वो भी अभी भी इनकी पार्टी के अंदर है। सोमनाथ भारती भी अभी भी इनकी पार्टी के अंदर है और ये कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार पार्टी है। तो 420 का केस, फर्जी कानूनी डिग्री, वाइफ बीटर्स, ऐसे लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्या इस तरह के लोग अगर इस तरह की पार्टी में रहेंगे और वो महिलाओं पे अत्याचार का उन्होंने जो मुद्दा बनाया था, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि महिलाओं पे किस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं और किस तरह से अत्याचार करते आए हैं और अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहे। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने केजरीवाल की सलाह को देरी से उठाया गया कदम बताया। ट्वीट के बारे में पता चला एंड 3.5 महीने के बाद ही सही हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जो सीएम है उन्होंने इस मैटर को नोट किया और इसके बारे में बात की, तो आई एम ग्रेटफुल टू द सीएम फॉर दैट। दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। फरार विधायक को खोजने के लिए पुलिस ने उनके 2 सहयोगियों से भी पूछताछ की। सभ्य नागरिक को कानून की इज्जत करनी चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि माननीय सोमनाथ भारती कानून की इज्जत करेंगे और पुलिस के साथ में कोऑपरेट करेंगे। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। भारती की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 68% कर दी है। सरकार ने गुर्जरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष आरक्षण दिया है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा देने के आदेश का उल्लंघन है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण कोटे की सीमा को पार कर लिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 2 अहम विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा 68% कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मात्र आर्थिक आधार पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया में जो कास्ट है वो क्लास भी होती है एक तरह से, तो सिर्फ जो है आर्थिक आधार नहीं चलेगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर तो सारा इंडिया गरीब है, तो सिर्फ आर्थिक आधार पे ये दिक्कत में पड़ जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट से इस पर रोक लगी हुई है, न्यायालय इससे सहमत नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों से राजनीति करने के लिए, लोगों को गलत संदेश देने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हम आपके बहुत शुभचिंतक हैं, यही काम वसुंधरा राजे जी की सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने गुर्जरों को अतिरिक्त कोटा में 5% आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़ों को
14% आरक्षण दिया है, जिसके बाद अब राज्य में पिछड़ा वर्ग को 21, अनुसूचित जातियों को 16, अनुसूचित जनजातियों को 12, आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14 और विशेष पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण मिलेगा। हमने विधि वेताओं से राय लेकर दोनों बिल जो पारित किए हैं, इसको विधि वेताओं से राय लेकर समग्र रूप से इसकी विधिक विवेचना करके और सारे विधिक पहलुओं को देखकर उसके बाद लागू किए। इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। 2007 और 2008 में गुर्जर आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने ऐसा ही विधेयक पारित किया था। हालांकि तब ये फैसला कानून की पेचीदगियों में फंस गया। अदालत ने 2009 में इस पर रोक लगा दी थी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए गठित जांच आयोग ने बुधवार को रिपोर्ट राज्यपाल सौंप दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विष्णु सहाय ने दंगों की जांच की थी। 775 पन्नों की रिपोर्ट में 100 अधिकारियों समेत 446 लोगों के बयान दर्ज हैं। रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजा जाएगा। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बार मॉनसून ने कुल मिलाकर 13% की कमी आई है, जो एक हफ्ते पहले करीब 16% थी। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में मॉनसून अच्छा नहीं रहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्से सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। मौसम में असमानता का आलम यह है कि देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में 7% कम बारिश आंकी गई, जबकि असम और जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात बने रहे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तो बारिश 19% कम हुई है। वहीं असम में लगातार हो रही बारिश से फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी गुवाहाटी के कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सोमवार से हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। गुवाहाटी की इन सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने गुवाहाटी के कई इलाके पानी में डुबो दिए हैं। राहत और बचाव के लिए राज्य आपदा नियंत्रण बल को उतारना पड़ा। पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिशें जारी हैं। गुवाहाटी में बुधवार को स्कूल भी बंद रहे। अगले 24 घंटे में राज्य में और बारिश होने की आशंका जताई गई है। अभी हालत ऐसा हो गया, माने पीने वाला पानी भी नहीं मिल सका है। अभी खाने वाला चीज नहीं है घर में, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। इस साल असम 2 बार बाढ़ की चपेट में आ चुका है। राज्य में करीब 15 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हुए और करीब 50 लोगों की जान चली गई। इसलिए ताज़ा बारिश ने राज्य में फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। उधर जम्मू कश्मीर में सोमवार से हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। राज्य में झेलम नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। लगातार बारिश से जम्मू श्रीनगर सड़क कई जगहों पर धंस गई है। कई घंटे की कोशिशों के बाद बुधवार को इसे फिर से शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सरकारी नीति और फैसलों पर असहमति को भी महत्व देने पर जोर दिया है। उन्होंने राजनीतिक दलों और समाज में घटती सहनशीलता पर भी चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लोकतंत्र में मतभेद के सिद्धांत को प्रासंगिक बताया है। ग्वालियर की आईटीएम यूनिवर्सिटी में बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने डॉक्टर लोहिया के लोकतंत्र में असहमति के सिद्धांतों को प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सरकार की नीतियों और फैसलों से उपजे मतभेद का सम्मान होना चाहिए। My purpose this afternoon is to focus on the principle of dissent in democracy that Dr. Lohia personified and its relevance for the continuing success of functioning democracies anywhere in the world. असहमति के अधिकार पर रोशनी डालते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राजनीतिक दलों और समाज में घटती असहनशीलता पर चिंता जताई। One aspect of the right of the freedom of speech guaranteed as a fundamental right by Article 19(1)(a) of the Constitution. The court has observed that, and I quote, restrictions on the freedom of speech must be couched in the narrowest possible terms.
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर राम नरेश यादव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद डीपी त्रिपाठी और केसी त्यागी ने भी शिरकत की। इस मौके पर वक्ताओं ने डॉक्टर लोहिया के समतामूलक समाज के विचारों और सिद्धांतों पर विचार रखे। आशुतोष दीक्षित, राज्यसभा टीवी, ग्वालियर। और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का पूरा भाषण आप देख सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम डिस्कोर्स में आज दोपहर 12:30 बजे। मराठी फिल्म कोर्ट ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई है। भारत सरकार ने इसे ऑस्कर में भेजने का फैसला किया है। इसके लिए 30 फिल्मों को चुना गया था और समिति ने कोर्ट को सबसे बड़ा दावेदार माना। फिल्म में न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को रोचक तरीके से उठाया गया है। फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी है। इसके अलावा फिल्म को 17 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। निर्देशक के रूप में चैतन्य ताम्हड़े की ये पहली फिल्म है। और अब भारत के मंगलयान से जुड़ी अच्छी खबर। मंगलयान के मंगल की कक्षा में स्थापित होने का आज 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल आज ही के दिन मंगलयान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। इसरो के मंगल मिशन की कामयाबी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की अहम उपलब्धि है। इसरो के मुताबिक मंगलयान में अभी पर्याप्त ईंधन है और ये कई दिनों तक काम करता रहेगा। 24 सितंबर 2014 की सुबह भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि हासिल की थी, जब इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन मंगलयान मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। लाल ग्रह पर मंगलयान का आज 1 साल पूरा हो गया है। इसरो के वैज्ञानिक के मुताबिक मंगलयान में अभी पर्याप्त ईंधन है और ये कई साल तक लाल ग्रह के चक्कर काटता रहेगा। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 1 दिसंबर को ये धरती की कक्षा से बाहर निकला। 4 दिसंबर को मंगलयान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो गया। पिछले साल 22 सितंबर को ये लाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचा। इसी दिन मंगलयान के मुख्य तरल इंजन का परीक्षण हुआ। 300 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद इसने 24 सितंबर को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन को दुनिया भर में काफी सराहना मिली। पहले ही प्रयास में लाल ग्रह पर मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। टाइम मैगजीन ने भारत के मंगलयान को साल 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया और इसे द सुपरमार्ट स्पेसक्राफ्ट का नाम भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत ने नेपाल के संविधान में किसी भी हस्तक्षेप से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने नेपाल सरकार को संविधान में संशोधन या बदलाव के लिए कोई सूची नहीं सौंपी है। हालांकि भारत ने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात जरूर दोहराई है। भारत ने बुधवार को फिर से दोहराया कि नेपाल में नए संविधान के मद्देनजर उठे मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। भारत ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें यह कहा गया कि सरकार ने नेपाल को संविधान में 7 संशोधन करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि सरकार ने नेपाल को नए संविधान में संशोधनों या बदलाव के लिए कोई सूची नहीं दी है। बुधवार को भी नेपाल में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। भारत से लगी तराई वाले इलाकों में मधेशी और दूसरी पार्टियां नए संविधान के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रही हैं। We have already protesting within the party also because our party is a ruling party and within the party we Madhesi representative who belongs from Madhes who is a constituency in Madhes I always already raised the issue of within the party, within the government in Constituent Assembly also. भारत ने नेपाल में हो रही हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। बीते रविवार को नेपाल में नया संविधान लागू हुआ था। इसके बाद से ही इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज सऊदी अरब में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। हाजी ईद की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी करेंगे। 1.5 लाख भारतीयों सहित 30 लाख से ज्यादा जायरीन हज करने पहुंचे हैं। किसी भी हादसे से बचने के लिए अरब सरकार ने यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सफ़ेद लिबास में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मतलब
मैं तेरी खिदमत में आया हूँ ऐ मेरे अल्लाह। यही सदा लिए हुए हाजी अपने सफ़र के आखिरी दौर में हैं। मीना से कंकर इकट्ठा करके हाजियों ने शैतान को कंकर मारने के अरकान अदा किए। इसके बाद हाजी ईद की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद कुर्बानी की जाएगी। इससे पहले हाजियों ने अराफात के मैदान में इबादत की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। किसी भी हादसे से बचने के लिए यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1 लाख सुरक्षाकर्मी ज़मीन और आसमान से हर आने जाने वाले पर नज़र रखे हुए हैं। हर तरफ CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आपातकाल से निपटने के लिए एम्बुलेंस और अस्पतालों का इंतज़ाम किया गया है। मक्का की मशहूर मस्जिद अल हरम में एक क्रेन हादसे के बाद सुरक्षा इंतज़ाम को बढ़ा दिया गया है। इस हादसे में 107 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 11 भारतीय भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में भव्य स्वागत। दिग्गज कंपनियों के CEO से आज मुलाकात का कार्यक्रम। भारत आयरलैंड में सीधी विमान सेवा पर सहमति। टिकट कटने से नाराज रामधनी सिंह का नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। पहले दौर के लिए 629 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। NRHM घोटाले में बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की यूपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की 200 करोड़ की संपत्ति। वित्तीय हेराफेरी के मामले में जेल में है बंद। सरकारी नीतियों और फैसलों पर असहमति को भी महत्व देने पर उपराष्ट्रपति का जोर। ग्वालियर में राम मनोहर लोहिया लेक्चर में राजनीतिक पार्टियों में घटती सहनशीलता पर जताई चिंता। और मंगल ग्रह पर मंगलयान का 1 साल पूरा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अहम उपलब्धि। इसरो के मुताबिक पर्याप्त ईंधन के चलते कई साल तक करेगा काम।